देखोगे एक स्टेटमेंट दिख रहा है, फिर हम समझाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ध्यान दोगे, ये एक्सपीरियंस किए होंगे। मान लो कि कोई एक कंटेनर है जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। मान लो आप नहाने के दौरान सपोज एक पूरा बकेट जो है, बड़ा सा बकेट है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और आप एक जग जो है, मग बोल सकते हो या जग जो भी बोलो, एक मग को क्या करते हो, इस तरह से नीचे तक ले जाते हो, ठीक है। यहाँ तक पानी में डुबा के यहाँ तक ले गए। इसको जब आप उठाओगे, लिफ्ट करोगे, बहुत ही कम वेट फील होगा, सरफेस तक लाओगे, अब उसको यदि लिफ्ट करोगे तो अब उसका भार महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जब यहाँ से हम उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो एकदम ना के बराबर इसका वेट है, लेकिन सरफेस के बाद जब उठाते हैं तब उसका वेट आपको फील होता है, भारी लगता है। ऐसा एक्सपीरियंस किए हो? यस सर। यस सर। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या, लिक्विड और गैस। चलो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिक्विड से समझते हैं। तो हालांकि ये बात है, इन एनी फ्लूइड, ये छूटा हुआ है, कोई भी फ्लूइड का बात है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में, कोई लिक्विड या गैस में जब सबमर्ज्ड होता है, मतलब ठीक है, तो उस पर एक सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। और अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है। तो जब हम मान लो कि ये मग जो है, डाल दिया यहाँ पे, पूरा का काफी कम वेट फील होता है, लगभग 1 kg होता ही है, तो इसका वेट होगा लगभग 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन वेट का ऑब्जेक्ट, उसको यदि हम लिफ्ट कर रहे हैं तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन हम यहाँ से जब लिफ्ट करते हैं तो लगभग 1 न्यूटन 2 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ता है। फिर यहाँ के बाद जब उठाओगे तो 10 न्यूटन लगेगा। मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेट तो 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, लेकिन लिफ्ट करने के लिए आपको मात्र 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि 8 न्यूटन का फोर्स अब थ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। अब डिपेंड करता है कि अप थ्रस्ट एक फोर्स है, इस फोर्स का अमाउंट कितना होगा। तो फोर्स का अमाउंट कितना होगा, देखोगे यहीं पे दिया हुआ है, द अप थ्रस्ट व्हिच इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड, इसका वेट होगा। इसका क्या मतलब है, देखो, मान लो पूरा ये कंटेनर पानी से भरा हुआ है, और
ये कंटेनर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो कि लकड़ी का टुकड़ा इसमें हम छोड़ दिए इस तरह से, जैसे ही हम लकड़ी का टुकड़ा छोड़ते हैं, मान लो कि इतना पोर्शन डूब जाता है, तो जितना पोर्शन ये सबमर्ज किया, डूबा, उतना ही वॉल्यूम का वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कंटेनर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। तो इतना वॉल्यूम रहने के लिए सेम अमाउंट सेम वॉल्यूम का लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब यहां से पानी स्पिल आउट होगा, स्पिल आउट होगा मतलब छलक के बाहर निकल जाएगा। तो यहां से जितना पानी छलक के बाहर निकला, ये फ्लूइड है, लिक्विड या गैस, यहाँ पे लिक्विड का बात हो रहा है। तो इसका जितना वेट होगा, अब यदि मान लो कि ये जो बाहर निकाला गया 1 kg मतलब 10 न्यूटन, तो इसका जितना भी वेट है, इसका जितना भी वेट है, मान लो कि इसका वेट यदि 10 न्यूटन है, तो इस पर 10 न्यूटन का अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको चलो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे अभी, मतलब यदि आपके पास एपरेटिस सारा होगा तो शो कर सकते हो, देख सकते हो, समझाते हैं कि कैसे देखेंगे। तो स्टेटमेंट हम रिपीट कर रहे हैं, देखोगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज पार्शियल, और फुल्ली या पूरा डूबा हो, is an upthrust which is equal to weight of load displaced। उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है, और अपथ्रस्ट का वैल्यू कितना होता है, तो अपथ्रस्ट का वैल्यू जो है बिल्कुल उतना ही है जितना वो फ्लूइड को डिस्प्लेस। स्टेटमेंट समझ गया, किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे। स्टेटमेंट जो लिखाए हैं ये सारा समझ गया, देख लो। यस सर। एक बार स्टेटमेंट सब कोई पढ़ लीजिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है ये। सर 2 मिनट क्या बोले सर? 2 मिनट सर रुकिए सर, उसको लिख लें। अच्छा लिख लो, हम देखने के लिए बोले, कहीं दिक्कत है तो पूछ लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो ना, वो बाद में भी लिख लोगे। एक बार देख पढ़ लीजिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। ये सब हो गया सर। देखो, ध्यान देना, इसको हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटली जान सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।
देखो स्प्रिंग बैलेंस एक लेते हैं, ध्यान देना। एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मेजर किए, ठीक है, तो उसका वेट पाए कि 5 kgf है। kgf का मतलब क्या है देखोगे, ये इस ऑब्जेक्ट का यदि मास, वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। यदि मास 5 kg का है तो बोलेंगे 5 इंटू 10 50 न्यूटन होगा। 2 kg का है तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन होगा। लेकिन न्यूटन के साथ साथ केजीएफ भी वेट का एक यूनिट है। यदि 5 केजी का ऑब्जेक्ट है तो सिंपल बोल देते हैं 5 केजीएफ, मतलब 5 किलो का फोर्स नीचे की ओर। 2 केजी का है तो 2 केजीएफ बोल देते हैं। 2 केजीएफ का मतलब है कि जी का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 10, तब न्यूटन में वैल्यू आएगा। 5 केजीएफ बोल रहे हैं मतलब इसका एसआई यूनिट में वैल्यू होगा 50 न्यूटन। ये समझ गए? किन्हीं को दिक्कत? केजीएफ क्या है ये समझ गए? Yes. यस सर। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा केजीएफ ये टर्म। 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग दिखा रहा है 5 केजीएफ का। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पानी के पास ले आए हैं, पानी में सबमर्ज किए, कुछ पार्ट सबमर्ज किए थोड़ा सा। मान लो इतना पार्ट सबमर्ज किया गया, तो इतना पार्ट जैसे ही सबमर्ज किया गया, ये पोर्शन सबमर्ज हुआ, बाहर निकला जो कंटेनर पे आ गया। कर रहा है। अच्छा बताओ, इसका वेट नीचे की ओर लग रहा था 5 केजी। सर क्योंकि वो एक फ्लूइड में हो गया तो इस कारण से अपथ्रस्ट लगने के कारण उस कम हो। मतलब 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन 1 केजीएफ का फोर्स ऊपर लगा, तो 5 माइनस 1 हो गया। नीचे की ओर 5 न्यूटन और ऊपर की ओर 1 न्यूटन, माइनस हुआ तो 4 केजीएफ शो कर रहा है। तो ये तो दिख रहा है कि भाई डिक्रीज हुआ इसके वेट में 1 केजीएफ का, मतलब अपथ्रस्ट लगा 1 केजीएफ। अब हमको ये देखना है कि अपथ्रस्ट का जो वैल्यू है कैसे निकालें। जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसको क्या करते हैं, पॉलीथीन में डाल लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से फिर उसको लटका के देखते हैं कि कितना वेट है, पता चला 1 केजीएफ होगा। मतलब अपथ्रस्ट लगा था कितना, 1 केजीएफ का, जो किसके इक्वल है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड किया गया था इसके वेट के इक्वल है। इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाया गया इस तरह से कि इसको क्या किया गया, और डुबाया गया। मान लो कि और पोर्शन डुबाया गया, यहां तक डुबा दिया गया, ठीक है। जब और ज्यादा डुबाया गया, जब और डुबाया तो और ज्यादा पानी डिस्प्लेस्ड हुआ, पता चला 3 केजीएफ इसका रीडिंग शो कर रहा है, मतलब अपथ्रस्ट कितना लगा होगा, 2 केजीएफ। 5 में 2 माइनस हुआ इसलिए 3 केजीएफ शो कर रहा है। फिर से जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ था सारा का सारा वाटर को स्प्रिंग बैलेंस से जब हम चेक करते हैं उसका वेट, पता चला 2 केजीएफ है। मतलब अपथ्रस्ट 2 केजीएफ लगा है और अपथ्रस्ट के ही बराबर क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इस तरह से ये चेक हो जा रहा है कि जितना उसके वेट में लॉस हो रहा है, 5 था 3 हो गया, दैट इज लॉस इन वेट इज 2 केजीएफ। और वह वेट इन लॉस क्यों हो रहा है, अपथ्रस्ट लगने के कारण। और वो अपथ्रस्ट कितने के बराबर है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को।
ये Yes. थ्योरी का पोर्शन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट का जिससे क्वेश्चन देता है ना, एक आध दो डालता है तो आप वहां दे सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम बताए कि 5 kg का वेट है इन एयर, इसका वेट एयर में 5 kgf है और लिक्विड में मान लो कि वाटर में डुबा के जब हम चेक किए तो 3 kgf है, तो आप थ्रस्ट कितना है माइनस कर दिए 2 kgf। ठीक है, ये पूछेगा कि भाई जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा वो रेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, दिक्कत है तो बताओ। No, sir. सर ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे। यस अब थ्रस्ट का दूसरा नाम है बॉयंट फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि कोई लिक्विड या गैस में सबमर्ज किया जाए, ऊपर की ओर फोर्स लगता है, थ्रस्ट बोलते हैं या बॉयंट फोर्स बोलते हैं, और इस पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं बॉयंसी। ठीक है, कभी कभार ये भी दे देता व्हाट इज बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख देना, दिस फेनोमेनन इज नोन एज बॉयंसी। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला ये है, देखोगे अपथ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, ये है सिंबल का मीनिंग भी हम बता दे रहे हैं। चलो उसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2-3 लाइन में पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कहां से आया। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार ये दोनों टर्म्स जो है उसको लिख देते हैं। ठीक है, वेयर ध्यान देना। अभी हम क्या बताए, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, कितना इस पे अपथ्रस्ट लगेगा, इस पर कितना अपथ्रस्ट लगेगा, तो बताए क्या, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मतलब जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया इसके वेट के बराबर। तो वेट का फॉर्मूला पता है mg,
अब देखो मास का वैल्यू जो है हम लोग डेंसिटी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम ये मास किसका लिए है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लेंगे। यदि हम इसका मास चाहिए तो हम बोलेंगे मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास के लिए लिख देते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम को चलो पहले लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अच्छा देखो, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, लिक्विड जितना डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वॉल्यूम और सबमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट जितना पोर्शन डूबा इसका वॉल्यूम, क्या दोनों सेम होगा ये बताओ? नो सर। सेम नहीं होगा सर सेम होगा सर। सेम होगा। पोर्शन मान लो कि 10 सेंटीमीटर क्यू इसका वॉल्यूम डूबा है पानी में, तो 10 सेंटीमीटर क्यू का ही उतना स्पेस चाहिए उसको रहने के लिए, तो उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम और सबमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम सेम होगा। इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बदले में लिख देते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम। तो इसलिए यहाँ से आ गया क्या, VS, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, देख लो यही। अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान देना S जो है ये छोटा सा लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, S फॉर सबमर्ज्ड पोर्शन, सबमर्ज्ड पोर्शन। डेंसिटी किसका डेंसिटी, L फॉर लिक्विड का डेंसिटी, और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए? क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, ध्यान देना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम वाटर में छोड़ते हैं तो जितना पोर्शन डूबता है उसका वॉल्यूम है मान लो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी पता ही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लोग वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी का वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब थ्रस्ट निकल जाए। क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. यस सर। फॉर्मूला डेराइव करने नहीं आएगा कभी, ठीक है? इवन न्यूमेरिकल्स जो है इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दूसरे बुक से, कॉम्पिटिटिव बुक से हम प्रैक्टिस करा देंगे कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। देखो अब बात ये आती है कि कब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या वाटर में ही यदि बात करें फ्लोट करेगा और कब डूब जाएगा, ये बताओ। ऑब्जेक्ट कब, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर या मतलब लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, कम होगा तो फिर वो फ्लोट करेगा। सही बात है। पहला एक पॉइंट है कि यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, ज्यादा है तो क्या होगा, डूब जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, फिर भी हम लोग फ्लोट कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं, हाथ पांव चलाते हैं तैरने के दौरान। जितना ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, अपथ्रस्ट लगता है, जिस कारण से डूबते नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा है फिर भी फ्लोट कर सकता है। जैसे हम लोग, कोई भी आदमी जो तैर रहा है, क्या केस होना चाहिए, जितना भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है वो उसका वेट किसके बराबर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। मतलब उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जितना वेट है, मान लो कि हम लोग तैर रहे हैं, हमारा जितना वेट है उतना ही अपथ्रस्ट लग रहा है,
ठीक है, तो ये हो। दूसरा पॉइंट क्या, यदि डेंसिटी ऑब्जेक्ट ज्यादा है फिर भी वो फ्लोट कर सकता है, जब ऑब्जेक्ट का वेट जो नीचे की ओर लग रहा है, ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है नीचे की ओर और अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की ओर, ये दोनों एक दूसरे को यदि बैलेंस कर दिया, वेट लग रहा है 10 न्यूटन, अपथ्रस्ट भी लग गया 10 न्यूटन, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, तो दूसरा केस ये है। ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, क्लियर ना? यस सर। ये लिखा भी दे रहा है। जो समझाए अभी वही लिखाए हैं, पढ़ लो, कहीं दिक्कत है तो।
सर आपका थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रहा है। सबका ब्लर आ रहा है। नो सर। नो सर। तो थोड़ा सा पोजीशन अपना चेंज कर लो, जिनका ब्लर आ रहा है वहां नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मिटा दे। ठीक है। देखो ध्यान दोगे, एक टर्म है, बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, जैसे वाटर का डेंसिटी यदि हम बात करें, ये हमेशा याद रखना, वाटर का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट वाले बॉक्स में पानी डाल दें तो उसका मास कितना होगा, 1000 किलोग्राम। या सीजीएस यूनिट में यदि ले, छोटा यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट का डब्बा लिए, उसमें डालोगे 1 ग्राम उसका मास आएगा। ऑब्जेक्ट का जब हम लोग डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे भी वही करेंगे, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव का मतलब क्या, हम ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं।
रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट न्यूमरेटर में होगा और डेंसिटी ऑफ वाटर डिनोमिनेटर में होगा। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, मरकरी का डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी को ऊपर लिखे, सीजीएस यूनिट में लिखो या एसआई कोई भी चलेगा। ऊपर यदि सीजीएस में लिखे हो तो नीचे भी सीजीएस में ही लिखोगे, और यदि एसआई यूनिट में लिखोगे, एसआई यूनिट मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा होगा। ये 1 है तो ये 1000 हो गया, 1000 किलोग्राम पर मीटर। तो मरकरी का एक्चुअल डेंसिटी ऊपर है, वाटर का एक्चुअल डेंसिटी नीचे है, कैंसल किए, जो वैल्यू इसी को बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। गौर करना, यह एक रेशियो है और रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। दोनों यूनिट क्या हुआ, कैंसल हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी न्यूमरेटर में, वाटर का डेंसिटी डिनोमिनेटर में, जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो यहां से मीनिंग क्या निकल रहा है। यदि आपके पास आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि वाटर का डेंसिटी का ये 13.6 टाइम्स है, मतलब 13 गुना ज्यादा है। वाटर का जितना भी डेंसिटी है उसका मरकरी का डेंसिटी 13 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी दिखेगा, न्यूमेरिकल्स में है, एनसीईआरटी में, रिलेटिव डेंसिटी निकालने बोलेगा और बोलेगा कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वाटर में फ्लोट करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी यदि 1 आया फ्लोट करेगा, 1 से कम आया फ्लोट करेगा, लेकिन 1 से ज्यादा आ गया तो फ्लोट नहीं करेगा। वही लिखा है, देखोगे, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से कम होगा डेंसिटी तो भी तैरेगा, इक्वल टू 1 होगा तो भी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार जो भी चीज लिखाते हैं एक बार पढ़ लो, है ना, जरूर पढ़ लिया करो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे। यस सर। यस सर। ध्यान देना, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीजन ऑफ अपथ्रस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड से ही समझते हैं, लिक्विड में ही मान लो कि डुबाए, अपथ्रस्ट क्यों एक्ट करता है? अपथ्रस्ट एक्ट करता है ये तो जाने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया अपथ्रस्ट एक्ट करता है, ये भी बताया कि अपथ्रस्ट कितना एक्ट करता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, लेकिन वहां से ये नहीं पता चला क्यों एक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अपथ्रस्ट क्यों एक्ट करता है। एक कंटेनर जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, मानते हैं, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम डुबा दिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे,
अब ध्यान में ये आता होगा कि सर बीच में कैसे रह गया, सोच के चलो कि वो उसको होल्ड करके रखे हैं, पकड़े रखे हैं, ऐसे समझ सकते हो। ध्यान देना, इसका टॉप का जो एरिया है, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम दोनों सेम है, मान लेते हैं ए। यहां पे इस जगह पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है मान लेते हैं P1 है। ध्यान देना, ये जो टॉप का जो सरफेस है इतना हाइट पे है, H1 हाइट पे है, बॉटम का जो सरफेस है ये क्या है, H2 हाइट पे है। यहां पे प्रेशर है P2, ठीक है। टॉप वाले सरफेस पे फोर्स लग रहा है F1 और बॉटम वाले सरफेस पे फोर्स लग रहा है F2। अच्छा आप लोग ये बता दो, आप लोग को बताया गया है ये चीज, ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है कि नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है? यहाँ पे सर नीचे वाले पे। क्यों? सर क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में है। ज्यादा डेप्थ में, वेरी गुड। याद करना लिक्विड प्रेशर क्या था, डेप्थ एच रो जी, ये बोले थे एच रो जी। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, चलो ऊपर और नीचे के लिए तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम है, जी का भी वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे एच का मतलब हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है और यहाँ पे ज्यादा है, या डेप्थ बोल सकते हो। तो डेप्थ यहाँ कम है और डेप्थ यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो क्लियरली P2 जो है वो बड़ा है P1 से। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान देना, सिंस प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इसको हम ये बोल सकते हैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया या फोर्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करो प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा ये देखो F1 का जो वैल्यू होगा, F1 का वैल्यू कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, मतलब P1 इनटू A। मान लो P1 का वैल्यू समझाने के लिए हम ले रहे हैं, P1 का वैल्यू है 2 पास्कल और यहाँ पे P2 का वैल्यू है 5 पास्कल। एरिया जो भी है, मान लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर जो भी है 1 है, एरिया यदि हम 1 लेते हैं, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी बोल लो, तो F2 का इसी तरह से वैल्यू आएगा, देख लो कितना, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर है P2। तो न्यूमेरिक वैल्यू के अनुसार देखो कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 न्यूटन। F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 इंटू 1 5 न्यूटन। मतलब हम क्या देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को डुबाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट बॉटम में ज्यादा फोर्स लग रहा है क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा था, टॉप में कम फोर्स लग रहा है क्योंकि प्रेशर कम था, मतलब फोर्स में डिफरेंस आ रहा है। नीचे 5 न्यूटन, ऊपर 2 न्यूटन, मतलब नीचे है 5 न्यूटन, ऊपर से लग रहा है 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बता दो। सर ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। और कितना लग रहा है रिजल्टेंट? सर 3 न्यूटन। 3 न्यूटन सही है। याद करना रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि इधर से 10 न्यूटन लगाए ईस्ट डायरेक्शन में और इधर से लगाए 20 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में, बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो दोनों को तो ऐड कर रहे हैं जरूर 10, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो इसको माइनस करेंगे, तो -10 न्यूटन हुआ। माइनस किसके लिए लिए थे, वेस्ट डायरेक्शन के लिए, तो हम बोलेंगे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन। तो इसी तरह से ऊपर की ओर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इस सरफेस
ऊपर की ओर लग रहा है और इस सरफेस पे 3 न्यूटन, और किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। यही रीजन है अपथ्रस्ट का, ठीक है, कि बॉटम वाले सरफेस पे ज्यादा फोर्स लगता है और टॉप वाले सरफेस पे कम फोर्स लगता है, जिस कारण से जो रिजल्टेंट फोर्स है, ओवरऑल जो वैल्यू है अपथ्रस्ट ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है, और यही डिफरेंस अपथ्रस्ट का रीजन बनता है, समझे? इसीलिए ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है, यही है रीजन, समझ गए? देख लो, कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। समझ गए हो तो बताओ। क्लियर ना? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, बस क्वेश्चंस कुछ यदि बुक में है डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का होमवर्क है एनसीईआरटी क्वेश्चन सारा बनाना आप लोग का। डाउट्स पूछोगे नेक्स्ट क्लास में, इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज, सारा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना मतलब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, हो सकता है 5 ही क्वेश्चन बने, 15 क्वेश्चन नहीं बने, आप पूछ लेना बात, लेकिन ट्राई सब करो, सारा चीज बता दिया गया है, ठीक है? इवन बहुत सारा क्वेश्चन दिखा भी दिए हैं हम, क्योंकि जब पढ़ाने के दौरान तो बहुत क्वेश्चन हम करा दिए हैं, 70-80% तो हो चुका है, ठीक है? अब एक एक क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है? होमवर्क है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, करोगे खुद से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो।